नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रगाते हैं से काल। हम हिस्ट्री का सिलेबस हमारी फर्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका फर्स्ट टॉपिक जो कि प्री हिस्टोरिक एज अर्थात प्रगाते हैं से काल था, हम उसे आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वरूप है, हम उसको किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। हम उसको 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं, उसका विभाजन करते हैं। पहला होता है प्राक इतिहास, दूसरा होता है आदि इतिहास और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। जो प्राक इतिहास होता है उसे प्री हिस्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कालखंड में हमको जो भी कुछ प्राप्त हुआ है वो सिर्फ पुरातात्विक आधार पर ही उसकी प्राप्ति हुई है। लिखित रूप से हमें कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे कि हमें खुदाई के दौरान औजार, बर्तन, हड्डी, अस्थि वगैरह इनकी प्राप्ति हुई है, लेकिन लिखित साक्ष्य कोई भी प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हम इस कालखंड के चीज़ों को एक प्राक इतिहास के खंड में रखते हैं, उसे प्री हिस्ट्री के कालखंड में रखते हैं। दूसरा हमारा होता है आदि इतिहास, जिसको हम प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है क्योंकि जो पुरातात्विक साक्ष्य है और लिखित साक्ष्य है, इसमें दोनों हमको मिलते ज़रूर हैं, लेकिन इसमें अभी तक जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता में हमें जो भी लिपि मिली है अभी भी उसका अध्ययन किया नहीं गया है, इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता को आदि इतिहास की संज्ञा देते हैं या इस कैटेगरी के अंतर्गत उसको रखते हैं। तीसरा हमारा आता है ऐतिहासिक काल। इसमें हमको पुरातात्विक साक्ष्य की भी प्राप्ति होती है और लिखित साक्ष्य की भी प्राप्ति होती है। इसमें उदाहरण के लिए जैसे बौद्ध कालखंड में, जैन कालखंड या महाजनपद काल, इन तीनों ही कालखंडों में हमको बहुत सारी रचनाएं भी मिल रही हैं। हमको पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उनकी भी प्राप्ति हो रही है, जैसे अशोक के अभिलेख, जेम्स प्रिंसेप ने जो खोजा था। इसके बाद महाजनपद काल की जो हमें जानकारी है वो अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र जैसे जो ग्रंथ हैं उनसे हमको प्राप्त होती है। तो इसलिए हम इन सारे कालखंडों को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ये तो बात हो गई एक कैटेगराइजेशन की। हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि किस चीज़ को हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है हमारा, शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि इस कालखंड में हमको जो कुछ भी मिलता है उसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हम इसका आकलन करते हैं। भारत में सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक खोज का आरंभ हुआ है वो 1853 से माना जाता है। मिस्टर रॉबर्ट ब्रॉसफुट ये सबसे पहले व्यक्ति थे, सबसे पहले खोजकर्ता। ये सामान्यतः भूवैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे। और रॉबर्ट ब्रॉसफुट ने जो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की जो खोज की है वो तमिलनाडु के पास स्थित पल्लावरम में की है, और ये भूवैज्ञानिक तो थे ही। इसके बाद हम ये लेते हैं कि भारत में प्रागैतिहासिक खोज का जनक किसे कहा जाता है, तो मिस्टर रॉबर्ट को कहा जाता है। ठीक है। फिर हम लोग लेते हैं कि पुरातात्विक जो हमारा भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसको कहा जाता है, तो वो मिस्टर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज का जनक मिस्टर रॉबर्ट ब्रॉसफुट को कहा जाता है, जबकि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम जी को कहा जाता है। इसके बाद वर्तमान में हमें ये जानना आवश्यक है कि ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं। ये वर्तमान में हमारे संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत रहता है। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे कि भारत में सबसे पुराने जो पाषाण उपकरण हैं जिनकी हमें प्राप्ति यहाँ पर होती है, उसमें हमारा ये आता है कि बोरी। जैसे हम यहाँ पर लेंगे कि भारत में सबसे पुराने पाषाण जो उपकरण है वो हमको सामान्यतः कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो हमें इनकी प्राप्ति बोरी। अब ये बोरी क्या है, ये महाराष्ट्र के पास स्थित एक स्थान है, वहाँ से हमको
इनकी प्राप्ति होती है और ये सबसे पुराने पाषाण उपकरण हैं। इसके बाद आता है कि पुरातात्विक जो एक थॉमसन जी थे, इन्होंने डेनमार्क स्थित कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी हुई जो भी वस्तुएं थीं, उन वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में इन्होंने बांटा था। तो इन्होंने एक सामान्य रूप से इसका विभाजन किया है, जैसे हमारा पहला कालखंड पाषाण युग के रूप में, फिर पाषाण युग के बाद में दूसरा हम लेते हैं तो वो कांस्य युग के रूप में, तीसरा इन्होंने रखा लौह युग के रूप में। फिर इन्होंने पाषाण युग को भी 3 भागों में विभाजित किया है, पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पूरा पाषाण काल की, अर्थात पैलियोलिथिक पीरियड की। पूरा पाषाण काल को हम सामान्यतः 3 भागों में बांटते हैं, पहला निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। इस कालखंड का जो समय रखा गया है वो तकरीबन 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के आसपास का रखा गया है। इसके बाद इसके लक्षण क्या हैं? यहाँ पर ये काफ़ी पहले की बात है, ठीक है, पूरा पाषाण काल की। तो यहाँ पर जो भी लोग थे वो आखेट करते थे, खाद्य पदार्थों का संग्रह करते थे, या यूँ कह सकते हैं कि खाद्य संग्राहक थे। इसके बाद पशुपालन का ज्ञान इनको नहीं था, ये पशु को मारते थे, उनको खाते थे, लेकिन पशुपालन भी किया जा सकता है और पशुपालन से इतने सारे लाभ की प्राप्ति की जा सकती, इस बात का अध्ययन उनको इस कालखंड में नहीं था। ये माना जाता है कि आग का ज्ञान उनको पहले नहीं था, जबकि ऐसा कहना असत्य है। आग का ज्ञान था, बस उसके उपयोग का ज्ञान इनको पूरी तरीके से इस कालखंड में नहीं था, क्योंकि ये आग जला करके जानवरों को भगाते थे, लेकिन उससे खाना भी पकाया जा सकता है, मांस को पकाया जा सकता है, ये इनको ज्ञान नहीं था। इसके बाद है औजार। औजार इस कालखंड में कैसे थे? सामान्यतः स्फटिक के होते थे। स्फटिक क्या है? ये एक प्रकार का पत्थर होता है जिसको कि भूगोल की भाषा में बोले तो क्वार्ट्जाइट कहा जाता है। इसके बाद है शल्क, ब्लेड, फलक। इस तरीके के शार्प जो चीज़ें होती थी, जो औजार होते थे, उनको फलक कहा जाता था। फिर इसी कालखंड में एक संस्कृति का विकास हुआ, जिसका विकास दक्षिण भारत में हुआ, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की संस्कृति या मद्रास की संस्कृति कहते हैं। वहाँ पर जिस प्रकार के औजार हमको मिले हैं, उसमें कुल्हाड़ी या गड़ासा, इनको हैंडेक्स कहा गया, हस्त कुठार, इस प्रकार के जो उपकरण हैं उनकी प्राप्ति सामान्यतः हमको उस कालखंड में होती है। फिर इसके बाद हम लेते हैं कि चापर, जो चापिंग पेबुल उपकरण है यहाँ पर, है ना। फिर सोहन नदी है, तो ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। और इनके स्थल कौन कौन से हैं हमारे पूरा पाषाण काल के? तो उसमें हम लेते हैं, जैसे हमारी पहली साइट भी रॉबर्ट ब्रूस वुड ने पल्लवरम तमिलनाडु में खोजी थी, ऐसे ही हमारा यहाँ पर भी जो स्थल है ये भी तमिलनाडु का ही है, और उस स्थान का नाम है अधिपक्कम। अगर ऐसे याद नहीं हो तो हम अधिरमपक्कम करके याद कर सकते हैं, एग्जैक्टली अधिपक्कम है। इसके बाद रॉबर्ट ब्रूस वुड और किंग, ये किंग कौन थे? किंग इनके फ्रेंड थे, किसके? रॉबर्ट ब्रूस वुड के। इन्होंने इसकी खोज की थी। इसके बाद हथनौरा, ये मध्य प्रदेश में स्थित एक साइट है जो इसी कालखंड की है, यानी कि पूरा पाषाण काल की है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइट में से एक है। हथनौरा ये मध्य प्रदेश की नर्मदा वैली में स्थित है, और यहाँ पर प्रथम साक्ष्य जो हमको मिला है वो मानव खोपड़ी का या मानव के कंकाल का, वो हमको इसी हथनौरा नर्मदा वैली से इसकी हमें प्राप्ति होती है। फिर दूसरा हमको प्राप्त होता है भीमबेटका की गुफाएं, ये भी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में स्थित है, और यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा चित्र हमको मिलते हैं भीमबेटका से। और भीमबेटका साइट इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर तीनों कालखंडों के जो चित्र हैं वो हमको मिलते हैं, जैसे पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के और नवपाषाण काल के। इन तीनों के प्रमाण की प्राप्ति हमको होती है। इसी कारण यूनेस्को की लिस्ट में भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया है। पूरा पाषाण काल की कुछ साइट्स हमको यूपी के मिर्ज़ापुर से भी प्राप्त होती है, और ये साइट इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि तीनों कालों के जो औजार हैं वो हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद है
बेलन की घाटी, ये कहाँ पर है? ये भी यूपी के मिर्ज़ापुर में है। और अस्थि निर्मित मातृ देवी की जो प्रतिमा है वो हमको बेलन घाटी मिर्ज़ापुर से प्राप्त होती है। इसके बाद हमारा आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो कालखंड है सामान्यतः वो 1867 से माना जाता है। और इसकी जो खोज है, मतलब ये जो हमारी मध्य पाषाण काल का ज्ञान कैसे हुआ, यहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं उसका आकलन कब किया, उसका आकलन किया कार्लाइव के द्वारा 1867 में इसकी खोज हुई है। और रही बात मध्य पाषाण काल के जो कालखंड है उसकी टाइमिंग है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। इस कालखंड में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पशुपालन की शुरुआत हो चुकी है बट आखेट अभी जारी है। इसके बाद है सूक्ष्म पाषाण उपकरण हमको मिले, क्योंकि जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है, चीज़ों में बदलाव आता है, आधुनिकता की ओर लोग अग्रसर होते हैं, तो उसी में से एक था कि जिस तरीके से वहाँ पर हमने उपकरण देखे तो मध्य पाषाण काल में आकर के उन उपकरणों में थोड़ा सा बदलाव होता है, वो मॉडिफाई होते हैं, तो उनको नाम दिया गया माइक्रोलिथिक, यानी कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण। और मध्य पाषाण कालखंड की जो हमको साइट मिलती है वो ज़्यादातर राजस्थान में एक जगह है बागौर, वहाँ से होती है। दूसरी साइट जो इम्पॉर्टेंट है वो मध्य प्रदेश में है और उस जगह का नाम है आदमगढ़। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तकरीबन 5,000 ईसा पूर्व में पुराना पशुपालन का जो प्रथम साक्ष्य है वो हमको यहाँ से प्राप्त होता है, इन दोनों ही जगह से। इसके बाद आता है लेखैया। अब ये लेखैया कहाँ है? ये यूपी के प्रयागराज में है। सर्वाधिक मानव कंकाल जो हैं वो हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब देखिए, जो पहला मानव कंकाल जो हमको प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? वो हमको नर्मदा घाटी से हमको उसकी प्राप्ति हुई है। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि जो हथनौरा साइट थी वहाँ से, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंसर होगा लेखैया, जो कि यूपी के प्रयागराज में स्थित है। दूसरी हमारी साइट है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर मध्यभांड का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो हमको प्राप्त होता है, और ये साइट हमारी मध्य पाषाण काल की है। फिर इसके बाद हमने तीनों कालखंडों में यहाँ पर कुछ स्थल हैं हमारे मध्य पाषाण कालखंड के। उसमें सबसे पहला नाम आता है सराय नाहरराय का, दूसरी साइट है हमारी महदहा, और तीसरी साइट है हमारी दमदमा। और सबसे पहले हम सराय नाहरराय क्यों इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से ऐसा क्या मिलता है? हमको वहाँ से युद्ध के साक्ष्य मिलते हैं, 4 नर कंकाल एक साथ मिलते हैं, और स्तंभगढ़। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि सबसे पहले स्तंभगढ़ याद करिए कि गड्ढा मिला, गड्ढे में 4 कंकाल मिले, और 4 कंकाल क्यों मिले? क्योंकि यहाँ पर युद्ध हुआ था। तो इस तरीके से हम सराय नाहरराय में जो भी चीज़ें मिली हैं हम उनको लर्न कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ आती है महदहा। महदहा में हमको क्या मिला है? मध्यभांड के छल्ले मिले हैं, हड्डियों के आभूषण मिले हैं। आभूषण तो मिले हैं लेकिन हड्डियों के आभूषण मिले हैं। स्त्री और पुरुष युगल शवाधान हमको कहाँ से मिलता है? महदहा से मिलता है। और महदहा कहाँ पर है? ये यूपी के प्रतापगढ़ में स्थित है। इसके बाद है दमदमा, ये भी यूपी के प्रतापगढ़ की साइट है। यहाँ पर 3 नरकंकाल एक साथ मिलते हैं और 5 युगल शवाधान की प्राप्ति हमको यहाँ से होती है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है नवपाषाण काल का। देखिए, नवपाषाण काल की जो टाइमिंग है इसको हम 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के बीच में रखते हैं। अगर हम इसका लक्षण देखें, देखिए पूरा पाषाण काल में जो स्थिति थी उसमें थोड़ा सा बदलाव होकर के मध्य पाषाण काल में हुआ। फिर मध्य पाषाण काल के बाद में अब जब नवपाषाण काल आएगा तो चीज़ों में और भी कुछ बदलाव होंगे। कैसे? चीज़ें हमारी हेडिंग्स वही होंगी, बस उसमें जो अंदर मैटर है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। हम एक प्रोग्रेसिव मोड की ओर बढ़ेंगे। लक्षण अगर हम देखें तो कृषि की शुरुआत होती है। कृषि की शुरुआत हुई है तो यहाँ पर उनका जो जीवन यापन है वो स्थायी होगा, उसकी शुरुआत हुई है। और इन्होंने पहला जो अनाज जिसकी खेती की वो जौ था, दूसरा गेहूँ, तीसरा चावल, चौथा मक्का।
इसके बाद आग के उपयोग की जानकारी अब उनको हो चुकी है। कुंभकारी का ज्ञान हो चुका है। कुंभकारी मतलब जो मिट्टी से बर्तन बनाने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। अब पहिए का आविष्कार जो है वो हो चुका है। अब पहिए का आविष्कार हो गया है तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके बाद औजार, अब औजार में और बदलाव हुआ। स्लेट और पत्थर के औजार अब हमको देखने को मिलते हैं जो और भी बेहतर थे। नवपाषाण काल की जो साइट्स हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली साइट हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहले हमको यहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं। एक कृषि का साक्ष्य मिलता है, दूसरा पालतू भैंस का साक्ष्य मिलता है। दूसरी साइट है हमारी लोहरा देव। लोहरा देव ये है कहाँ पर? ये यूपी के संत कबीर नगर में स्थित है और ये सबसे प्राचीन कृषि का साक्ष्य मिला। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस है। सबसे पहले क्या है, मेहरगढ़ से हमको कृषि का साक्ष्य मिलता है, लेकिन कृषि का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लोहरा देव से। इसके बाद साइट है कोल्डीहवा। कोल्डीहवा ये यूपी के प्रयागराज में स्थित है। यहाँ पर सबसे पुराना चावल के जो साक्ष्य हैं वो हमको प्राप्त होते हैं तकरीबन 6500 ईसा पूर्व के आसपास के। फिर चौथा पॉइंट हमारा है चिरांद। ये बिहार में स्थित है और यहाँ से हमको हड्डियों के जो उपकरण हैं उनकी हमें प्राप्ति होती है। और भी कुछ साइट्स हैं जैसे ब्राना घुंडई, डाबरकोट वगैरह, ये सब अफ़गानिस्तान के साइट्स में स्थित हैं। और नेक्स्ट अगर हम टॉपिक हमारा यहाँ पर आता है तो इसकी कुछ और भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उसके बारे में देखेंगे। नवपाषाण काल की दो और इम्पॉर्टेंट साइट हैं। सबसे पहला है गुफकराल और बुर्जहोम। तो ये बुर्जहोम और गुफकराल ये दोनों साइट बहुत इम्पॉर्टेंट है नवपाषाण काल की। बुर्जहोम का अर्थ होता है जन्म स्थान और गुफकराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। बुर्जहोम में हम ये देखते हैं कि गड्ढे में निवास का साक्ष्य सबसे पहले हमको होता है। दूसरा होता है शिकार एवं मछली पालन, इसके हमको साक्ष्य मिलते हैं। तीसरा है एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है और ये हमको बुर्जहोम से मिलता है। फिर हम बात करते हैं गुफकराल की, तो इसका अर्थ हम पहले देख चुके हैं और यहाँ से हमको कृषि और पशुपालन इन दोनों का जो साक्ष्य है वो हमको प्राप्त होता है। इसके साथ ही हमारी नवपाषाण कालखंड जो है वो समाप्त होता है, यानी कि हमारा प्री हिस्टोरिक एज के जो 3 सेक्शन थे, हमारा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, और उनकी जो भी इम्पोर्टेंट साइंस थी ऑलमोस्ट इस वीडियो में मैंने कवर कराया है और क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहीं से ही आते हैं इस तरीके से ही। बाकी इसमें आप एक चीज़ देखिएगा कि ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि युगल शवाधानों की प्राप्ति हो रही है, तो कोई भी आप देखोगे किसी भी कब्र में एक साथ 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति इस तरीके से नहीं दफनाए जा सकते और उस टाइम में हमको युगल शवाधानों की प्राप्ति हो रही है। तो ये इस चीज़ का सूचक है कि शायद उस कालखंड में सती प्रथा रही होगी कि पति के डेथ होने पर पत्नी का सती हो जाना, क्योंकि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि अगर पति की डेथ हुई है तो पत्नी की भी सडन हो जाए या पत्नी की हुई है पति की हो जाए। तो ये एक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपके जो भी ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे के जो टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे हमारी हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत, इसके बाद हमारा ताम्रपाषाण काल आएगा। ताम्रपाषाण काल को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। फिर हम हड़प्पा की सभ्यता जो हमारी आएगी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता उसको हम कंप्लीट करेंगे और हम पूरे सिलेबस को इस तरीके से कवर करेंगे। बाकी आप सबको वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।